हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक नई क्लास को लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा कि हम लोग एक नई क्लास को लेकर आए हैं और उसमें हम लोग करने वाले हैं कि आयकर जिसे हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स के हम लोग इसमें से इस टॉपिक में इनकम टैक्स को पूरा का पूरा कवर करेंगे। इनके एमसीक्यू देखेंगे और इनके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हमने जैसा कि आप लोगों से पहले ही बोल रखा है कि हम लोग डेली क्लास अब लेने वाले हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी क्लासों को पूरा करेंगे की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और उनके एमसीक्यू भी करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे पूरा इनकम टैक्स जो है उनके इंट्रोडक्शन को पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले लिखा हुआ है इनकम टैक्स। एक सेकेंड, बात आती है इनकम टैक्स की, जिसे हम लोग बोलते हैं आयकर, और आयकर को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स होता क्या है कि जब हम लोग अपनी आय पर व्यक्ति की आय पर जो कर लगाया जाता है उसे हम लोग आयकर कहते हैं। अब बात आती है कि आयकर जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को भी जो क्लियर है उसको कर देते हैं कि जैसे मान लो कि जो टैक्स होता है, अगर पूछा जाए कि टैक्स कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग कहेंगे कि टैक्स होता है हम लोगों का दो प्रकार का। एक होता है हम लोगों का प्रत्यक्ष कर और एक होता है हम लोगों का अप्रत्यक्ष कर। अब डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग सिर्फ एक लाइन में क्लियर करेंगे कि अगर कोई टैक्स व्यक्ति जो है किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र ना कर सके, ऐसा टैक्स जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र ना कर सके, उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स में करेंगे। और ऐसा टैक्स जो हम लोग किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स जो होता है, अगर हमने कहा है कि जिन व्यक्ति की आय 5 लाख से अधिक है वो सारे के सारे टैक्स देंगे, तो ये जो है व्यक्ति पर लगाया हुआ कर है, तो उसी व्यक्ति पर लगेगा जिसकी इनकम जो है वो 5 लाख से एबव में होगी, मतलब ज़्यादा होगी, उसी पर टैक्स लगेगा। और हम वो जो व्यक्ति है वो सोचे कि हम बचना चाहें और किसी दूसरे पर लग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष कर में आएगा, उसी व्यक्ति पर लगेगा जिस व्यक्ति की आय 5 लाख से अधिक होगी, मतलब मेरा समझने में। अब बात आती है कि अप्रत्यक्ष कर जो होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं, उसमें हम लोगों का आ जाता है जीएसटी में देखा होगा आप लोगों ने। जैसे मान लो कि सरकार ने लगाया है टैक्स, जैसे मान लो कि ये एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब इस रेस्टोरेंट में जो है वो इस रेस्टोरेंट पर टैक्स लगा दिया है सरकार ने, ठीक है, कि इसको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसने जो है इस टैक्स की वसूली किससे करेगी? इस टैक्स की वसूली जो करेगा, मतलब कि जो टैक्स का जो ओनर होगा, रेस्टोरेंट का ओनर होगा, वो टैक्स की वसूली करेगा किस पर? खाने की पर प्लेट पर, या फिर उसकी जो फैसिलिटी देगा उस पर वो टैक्स लगाएगा। तो इस प्रकार से उसने अपने टैक्स को किसी दूसरे पर डाल दिया है, तो इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर को हम लोग किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी हो गया, और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं आयकर को। और आयकर एक कैसा टैक्स है, तो इसमें पहले ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आयकर के बारे में हम लोग इसकी जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे और किस प्रकार से इसको समझेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए और इसी चीज़ पर फोकस कीजिए कि ये जो लिखा हुआ है प्रत्यक्ष कर, मतलब कि आयकर एक कैसा टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। लिखा हुआ है आगे केंद्रीय बजट में हम लोग जब बजट बनाते हैं तब आयकर से संबंधित परिवर्तनों पर प्रभाव केवल साधारण नागरिक पर नहीं पड़ता है। मतलब जैसे मान लो कि जब बजट बनता है और उसमें आयकर में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वह जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ेंगे, वो सारे के सभी लोगों पर पड़ेंगे। और भी जैसे कि मान लो बाजार पर भी पड़ेगा, शेयर बाजार पर भी पड़ेगा, बैंक के जमा पर भी पड़ेगा, जीवन बीमा पर भी पड़ेगा। तो इस प्रकार वो प्रभाव जो है वो प्रभावित करता है। सरकार की वित्तीय नीति से
इन सभी का घनिष्ठ संबंध होता है, सरकार की वित्तीय नीति से इसका संबंध घनिष्ठ होता है। तो ये हो गई हम लोगों की आयकर के बारे में लैंग्वेज। इसको आप लोग और अच्छी तरीके से रख लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, और आप लोग पढ़ भी सकती हैं। अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि आयकर से तात्पर्य, कि आयकर की मीनिंग क्या होती है। वो तो हो गया कि हम लोग जो आयकर होता है वो किस प्रकार से आएगा, लेकिन आयकर की मीनिंग को जान लेते हैं। आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। कैसा कर है? एक वार्षिक टैक्स है। यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा, मतलब कि जो करदाता है द्वारा वर्ष के दौरान कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। कर योग्य आय का निर्धारण आयकर अधिनियम के अनुसार, आयकर अधिनियम जो है, अगर आयकर अधिनियम की बात की जाती है तो आयकर अधिनियम तो बहुत हैं, लेकिन वर्तमान में अगर आयकर अधिनियम की बात की जाती है तो आयकर अधिनियम जो है वर्तमान में वो है 1961। कौन सा है? 1961। कर योग्य आय का निर्धारण आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि कर योग्य आय में से हम लोग मुक्त सीमा तक की आय, मतलब कि जो हम लोगों को छूट मिलेगी उसकी आय को हम लोग हटा देते हैं या फिर घटा दिया जाता है। मुक्त सीमा तक की आय घटाकर शेष बची हुई आय पर निर्धारित दरों से आयकर चुकाया जाता है। उसी को हम लोग आयकर कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जैसे यदि किसी व्यक्ति की कुल आय, यदि किसी व्यक्ति की कुल कर योग्य आय 6,80,000 है, ठीक है, तो उसे 2.5 लाख घटाकर शेष 4,30,000 पर निर्धारित दर से वह आयकर चुकाएगा। मतलब कि 2.5 लाख तक तो उसको हो गया कि 2.5 लाख तक अगर पहली स्लॉट होती है कि 2.5 लाख, तो 2.5 लाख तक तो हम लोगों का निल रहने वाला है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। तो व्यक्ति की आय हुई है 6,80,000, तो उसे 2.5 लाख तक तो छूट मिलेगी, लेकिन जो शेष राशि है 4,30,000 उस पर उसको टैक्स देना होगा। तो ये जो है ये कर मुक्त आय है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कर मुक्त आय। तो इसी में लिखा हुआ है कि इसी को अच्छी तरीके से और आप लोग रीड कर लीजिए। मैंने अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब बात आती है आगे की कि करदाता कौन होता है। करदाता जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो एक व्यक्ति भी होता है, एक फर्म भी होती है, हिंदू अविभाजित परिवार भी होता है, कंपनी होती है, व्यक्तियों के समूह होते हैं, सहकारी समिति होती है, ट्रस्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे जो लोग होते हैं वो करदाता कहला सकते हैं, या फिर करदाता के प्रकार जो होते हैं कि एक पर व्यक्ति भी होता है, एक फर्म भी होती है, एक साझेदारी भी होती है। तो इनको मतलब कि जिनकी आय ज़्यादा होगी उनको कर देना होगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो व्यक्तियों का एक समुदाय हो, तो उनको टैक्स देना ही होगा। अब बात आती है ना आगे कि आयकर भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास। भारत में अगर आयकर की बात की जाती है तो सबसे पहले अगर भारत में टैक्स की बात की जाती है तो भारत में आयकर प्रथम बार सन 1860 में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों द्वारा के कारण हुई हानियों, मतलब कि एक बार युद्ध हुआ था 1857 में, तो उसमें क्या हुआ था, युद्ध में हानि हुई थी और उस हानि को वसूल करने के लिए या उस हानि से थोड़ा सा निजात पाने के लिए सर जेम्स विल्सन के द्वारा एक टैक्स लगाया गया, उसी को आयकर कहा गया। क्योंकि जो आयकर उन लोगों से लिया गया जिनकी आय अधिक थी, उनसे टैक्स लिया गया और टैक्स के रूप में सरकार को एक तरीके से ये टैक्स जो होता है वो सरकार को इनकम होती है और सरकार ने उन्हीं हानियों को पूरा करने के लिए टैक्स लिया था। तो सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले टैक्स किसने लगाया है, तो आप लोग याद रखिए कि सर जेम्स विल्सन के द्वारा सबसे पहले भारत में टैक्स लगाया गया। और कब लगाया गया, तो इसको भी याद रखिएगा कि 1860 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि आयकर की विशेषताएं, आयकर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली बात विशेषता होती है कि प्रत्यक्ष कर होता है। जो आयकर होता है वो कैसा कर होता है, तो वो आप लोग कहेंगे कि प्रत्यक्ष कर होता है। तो ये तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर से तात्पर्य उस कर से है जिसका भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे चुकाता है। मतलब कि सरकार ने अगर जैसे मान लो कि मेरी आय है ज़्यादा, अगर मेरी आय इनकम जो है वो इनकम ज़्यादा हुई है तो उसी पर टैक्स लगेगा। हम किसी पर दूसरे पर उसको थोप नहीं सकते हैं।
इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, मतलब हम ही को देना पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि विशेषता नंबर 2 में लिखा हुआ है कि यह केंद्रीय कर होता है। जो आयकर लगाया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तीसरी विशेषता होती है कि कुल आय पर कर लगाया जाता है। कुल आय पर कर लगाया जाता है, जैसे कि आयकर कुल आय पर लगाया जाता है। कुल आय को कर योग्य आय भी कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि उसे कौन सी आय कहते हैं, कर योग्य आय भी कहते हैं। कुल आय की गणना अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है 4 नंबर में लिखा हुआ है कि कर मुक्त सीमा। कर मुक्त सीमा कौन सी होती है, तो यदि आय निर्धारित राशि से अधिक होती है। यदि आय निर्धारित राशि से अधिक होती है तो मैं आप लोगों को वो स्लॉट भी बता दूंगा कि कौन सी कितने से कितने तक हम लोगों को निल रहेगा और कितने से कितने तक 10% टैक्स लगेगा, कितने से कितने पर 15% टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स की आज से हम लोगों ने क्लास चालू की है, तो 1 बाय 1 हम लोगों को पूरा का पूरा टैक्स हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से जानेंगे कि कृषि आय क्या होती है, वेतन संबंधी आय क्या होती है, उनके बारे में न्यूमेरिकल भी करेंगे और अच्छी तरीके से आयकर को खत्म करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि आयकर पर देखो, सबसे पहले कर मुक्त सीमा तक की आय पर कर नहीं लगाया जाता, मतलब कि जो कर मुक्त सीमा होती है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। कर निर्धारण वर्ष, अब एक बात आती है एमसीक्यू में कि वरिष्ठ नागरिक को कितने तक टैक्स नहीं लगाया जाता। जैसे मान लो कि नॉर्मल तो टैक्स हम लोगों को कर मुक्त सीमा है फिलहाल वर्तमान में 2.5 लाख, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं तो उनकी जो कर मुक्त सीमा होती है वो 3 लाख होती है। वरिष्ठ नागरिक कौन से लोग होते हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से या फिर इससे अधिक होती है लेकिन तो 80 वर्ष से कम हो, तो वो सभी लोग हमारी किस में आएंगे, वरिष्ठ नागरिक में आते हैं। नंबर बी में लिखा हुआ है, नंबर खा में लिखा हुआ है कि अति वरिष्ठ नागरिक कौन से होते हैं, जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक होती है, उनको कर मुक्त सीमा होती है उनकी 5 लाख। तो इसको भी याद रखिएगा कि वरिष्ठ नागरिक की कर मुक्त सीमा कितनी होती है, तो वरिष्ठ नागरिक की सीमा होती है 3 लाख रुपए, ठीक है, और अति वरिष्ठ नागरिक की सीमा होती है 5 लाख रुपए, और नॉर्मल लोगों की होती है तो वो होती है 2.5 लाख रुपए। इसको आप लोग याद रखिएगा कि फर्म, कंपनी या फिर स्थानीय सत्ता शून्य होती है, मतलब इनको कोई छूट नहीं होती है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि प्रगतिशील कर की दरें। प्रगतिशील कर की दरें क्या होती हैं, एक हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ या समूह की संपूर्ण आय पर कर की एक कर नहीं देना होता है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे दरें भी बढ़ती जाती हैं। ये बात लिखी हुई है कि प्रगतिशील का मतलब होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी, जैसे मान लो कि अब व्यक्ति, जैसे मान लो उसकी आय है 5 लाख, तो 5 लाख पर पहले टैक्स लगता था 10%, ठीक है। अब वो सोचे व्यक्ति कि अब मेरी चाहे जितनी भी आय रहे अब वो 10 ही % टैक्स लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसकी जो है दर जो है उसमें भी परिवर्तन होता है, प्रगतिशील होती है। तो प्रगतिशील दर जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आय कर की न्यूनतम दर कितनी होती है, तो न्यूनतम दर होती है 5% और अधिकतम दर कितनी होती है, तो वो होती है 30%। इनको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अधिभार, जिसे बोलते हैं सरचार्ज। अधिभार आय कर की राशि पर अधिभार भी लगाया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए अधिभार की दरें, अब ये नीचे लिखी हुई हैं तो चलिए इनको देख लेते हैं। अधिभार की दरें जो होती हैं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर आदि करदाताओं को आयकर एवं अधिभार की राशि पर 4%, मतलब कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर कितना दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 4% कर दिया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि कर भार किसे कहते हैं, व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार पर कर प्रगतिशील दरों से लगता है। इससे धनी व्यक्तियों पर कर भार अधिक होता है, क्योंकि धनी व्यक्तियों की आय अधिक होगी तो उन पर भार भी अधिक होगा, इसी को बोलते हैं कर भार। अब बात आती है कि आयकर लगाने की विधि क्या होती हैं, तो आयकर में हम लोगों की 5 विधियां होती हैं। तो जैसे मान लो कि व्यक्ति की वेतन से आय, देखो जैसे मान लो कि व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति होता है, उसको अलग अलग तरीके से इनकम होती है, तो वो मान लो कि वो वेतन से आय, ये 5 हेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होती है वो 5 हेड होती हैं। एक होती है वेतन से आय, एक होती है मकान संपत्ति से आय, मतलब कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। एक होती है व्यापार एवं पेशे से
लाभ एवं प्राप्तियां, इनकम फ्रॉम बिजनेस, अदर सोर्सेज से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड होते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा कि इनकम के कितने हेड होते हैं, तो वो हेड होते हैं 5। आकस्मिक आय किसे बोलते हैं, तो आकस्मिक आय जैसे कि कैजुअल इनकम बोलते हैं, वो क्या होती हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसी प्राप्तियां जो संयोगवश बिना आशा के प्राप्त हो गई हों तथा जो बार बार न होने की प्रकृति वाली हों, आकस्मिक आय कहलाती हैं। मतलब कि जैसे मान लो कि हम लोगों का कहीं लॉटरी लग गई, और लॉटरी जो है वो हम लोगों ने सोची तो थी नहीं कि लॉटरी लग जाएगी, तो इसी को बोलते हैं आकस्मिक आय। ठीक है, अब मान लो कि कहीं हमने मैच में रुपए लगाए हैं, और मैच में रुपए लगाए हैं तो हमें पता नहीं है कि ये टीम जीतेगी या हारेगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आकस्मिक आय। अगर इनकम हुई तो उसी को बोलते हैं आकस्मिक आय, जो पहले से नहीं सोचा था वो एकदम हो जाए। जैसे मान लो कहीं हम लोग जा रहे थे रास्ते में और हम लोगों को कहीं नोट पड़े मिल गए, तो ये जो है आय है उसको हम लोग आकस्मिक आय मानेंगे। अब आकस्मिक आय वह होती है जो अचानक, भाग्यवश अथवा अनिश्चित समय पर बिना आशा के प्राप्त होती है। आकस्मिक आय कुल आय में शामिल की जाती है और उस पर कर लगता है। मतलब कि उस पर जो है वो टैक्स लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब कहीं पे जाते हैं, कहीं पे जैसे मान लो कि कोई लॉटरी में हम लोगों ने इनाम जीता है 1 करोड़ का, तो उसमें जो सरकार टैक्स लेगी उसको, उस पर भी सरकार टैक्स देगी, क्योंकि वो आप लोगों की कौन सी आय कही जाएगी, वो आप लोगों की आकस्मिक आय कही जाएगी। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो किसी खोए हुए बच्चे को ढूंढकर लाने वाले को मिला हुआ इनाम, तो मिला हुआ इनाम जो है वो आकस्मिक आय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अगर इनाम की घोषणा पहले ना की गई हो, मतलब कि उसको इनाम की घोषणा की जानकारी उसको ना हो, तो वो आकस्मिक आय में आएगी। बात आती है नेक्स्ट में लिखा हुआ है, अगली हेडिंग में लिखी हुई है चूक में करदाता, मतलब कि एसेस इन डिफॉल्ट। ऐसा मतलब कि करदाता जो अधिनियम के अंतर्गत जब किसी कार्य का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर डाला जाता है और वह उस कार्य को नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को चूक में करदाता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि कर निर्धारण वर्ष। इससे भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कर निर्धारण वर्ष पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, तो इनको हम लोग देखेंगे। असेसमेंट ईयर जिसे बोलते हैं, कि कर निर्धारण वर्ष का आशय 12 महीने की उस अवधि से होता है। कर निर्धारण वर्ष का आशय 12 महीने की उस अवधि से होता है जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। ऐसे एक करदाता अपनी गत वित्तीय वर्ष की आय पर अगले वित्तीय वर्ष में कर चुकाता है, जिसे कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति है वो है 2019 में उसने मान लो कि 5 लाख रुपए कमाए, तो अब वो 5 लाख रुपए कमाए हैं, तो ये जो है, और इसमें ये व्यक्ति ने जो है 5 लाख रुपए कमाए हैं 2019 में, और वो टैक्स देगा कब देगा, तो वो देगा 2020 में। तो ये जो है वो कहलाएगी कर निर्धारण वर्ष। ठीक है, तो कर निर्धारण वर्ष कहलाएगी 2020, क्योंकि इस इनकम पर वो कब टैक्स देगा, 20 में, और 20 वाली इनकम पर टैक्स देगा 21 में। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि कर निर्धारण वर्ष उस अवधि को कहते हैं जिसमें व्यक्ति इनकम जो पिछली साल कमाई है उस पर टैक्स की बात करता है या फिर उसका निर्धारण करता है, तो उसी को बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। अब बात आती है गत वर्ष। गत वर्ष को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। 2019 में मान लो कि हम लोगों ने इनकम कमाई है 5 लाख रुपए, और 2020 में हम लोगों ने उस पर टैक्स लगाना है, तो इसका गत वर्ष कौन सा होगा, ये होगा 2019। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि आयकर गत वित्तीय वर्ष की कुल आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है। वह वर्ष जिसमें आय कमाई जाती है उसे गत वर्ष कहा जाता है। मतलब कि हम लोग इसको तो कहेंगे कर निर्धारण वर्ष, इसको क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रीवियस ईयर। जिसमें इनकम कमाई गई है उसे गत वर्ष कहेंगे, और जिसमें हम लोगों ने उस इनकम पर टैक्स लगाएंगे उसको बोलेंगे कर निर्धारण वर्ष, मतलब असेसमेंट ईयर कहेंगे। अब बात आती है इनके एमसीक्यू की, और एमसीक्यू में इनके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो पहले एमसीक्यू में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, एक सेकेंड,
हाँ, MCQ नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया। भारत में आयकर कब लगाया गया। व्हेन इनकम टैक्स वाज लिव्ड इन इंडिया फर्स्ट टाइम। 1860 में, 1886 में, 1918 में या फिर 1961 में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि भारत में जो है आयकर वो कब लगाया गया। तो इसका राइट आंसर है 1860 में। भारत में सर्वप्रथम कब लगाया गया। 1860 में। किसके द्वारा। सर जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा। सर जेम्स विल्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आयकर है, मतलब कि आयकर कैसा कर है। प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, व्यापार टैक्स है या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कि डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ट्रेड टैक्स है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि जो आयकर है वो प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। आयकर की दरें जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर। आयकर अधिनियम के द्वारा, वित्त अधिनियम के द्वारा, अध्यादेश के द्वारा या फिर CBDT की अधिसूचना द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा कि वित्त अधिनियम के द्वारा, फाइनेंस एक्ट के द्वारा आयकर की जो दरें होती हैं वो निर्धारित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कितने शीर्षक होते हैं। मैंने आप लोगों को 5 शीर्षक बताए हैं। कितने शीर्षक बताए हैं। 5 शीर्षक बताए हैं। वो कौन कौन से शीर्षक हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। तो एक होता है वेतन से आय, एक होता है वेतन से आय, एक होता है मकान संपत्ति से आय, एक होता है हम लोगों का पूंजी से आय, एक होता है हम लोगों का व्यापार से आय, व्यापार या पेशे से आय, ठीक है, व्यापार से आय ऐसे लिख देंगे हम लोग, व्यापार से आय। और लास्ट होता है कि अन्न से आय, अदर इनकम, अन्न साधनों से आय तो ये शीर्षक जो है वो 1, 2, 3 और 4 और 5। तो ये जो लिखा हुआ है कि करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कितने शीर्षक होते हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो इसका राइट आंसर है C ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उसमें 5 शीर्षक होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार से जाना जाता है। वर्तमान आयकर अधिनियम मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग द असेसमेंट ईयर कहते हैं, गत वर्ष कहते हैं या फिर कर निर्धारण वर्ष कहते हैं या फिर वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम लोग कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि आय की परिभाषा है। आय की परिभाषा क्या है। तो आय की परिभाषा जो होती है वो सभी को शामिल करती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सम्मिलित की हुई, पूर्ण, सरल या फिर पेचीदा। तो जो आय होती है तो आय की परिभाषा में हम लोग 5 शीर्षकों की आय को शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सम्मिलित की हुई। तो इसका राइट आंसर होगा इंक्लूसिव। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आयकर अधिनियम पारित किया गया। आयकर अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि आयकर अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1961 होगा, 1971 होगा या फिर 1951 या फिर 1981। तो आयकर अधिनियम कब पारित किया गया। तो आयकर अधिनियम 1961 जो है उसको पारित किया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि गत वर्ष से तात्पर्य होता है। गत वर्ष से क्या तात्पर्य होता है। वित्तीय वर्ष से होता है, अकाउंटिंग हिला से मतलब अकाउंटिंग ईयर से होता है, कैलेंडर वर्ष से होता है या फिर कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। तो कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर
10 में लिखा हुआ है कि आयकर की गणना की जाती है। आयकर जो होता है, इनकम टैक्स इज कंप्यूट ऑन, इनकम टैक्स किस पर लगता है? पूंजी पर लगता है, स्थायी संपत्तियों पर लगता है, आय पर लगता है, या फिर व्यापारिक पर लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि इनकम टैक्स आय पर लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। कर निर्धारण वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो ये तो बिल्कुल नहीं होती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, ये भी नहीं होती है। 1 जुलाई से 30 जून तक, ये भी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि कर निर्धारण वर्ष मतलब कि वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, उसी को हम लोग कर निर्धारण वर्ष भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे देखेंगे, और भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में कि भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया। तो वो कब लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया? तो वो लगाया गया था, आप लोगों को याद है कि वो लगाया गया था 1860 में। किसके द्वारा लगाया गया था? तो ऑप्शन में मैंने पहले ही बता दिया है कि सर जॉन्स विल्सन के द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति के लिए कर मुक्त सीमा है। मतलब कि एक अनिवासी जो है व्यक्ति जो होता है, निवासी को भी पढ़ेंगे और अनिवासी को भी पढ़ेंगे, रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंट व्यक्तियों को भी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इनकम को भी पढ़ेंगे। तो सारी की सारी चीज़ों को हम लोग करने वाले हैं आयकर के क्वेश्चन में। और आयकर का जो सिलेबस रहेगा लगभग में मतलब कि 30 से 40 क्लास में हम लोगों का पूरा हो पाएगा। क्लास को हम लोग जब हम लोगों को एमसीक्यू लेंगे, और अगर हमने कहीं न्यूमेरिकल ले लिए तो कम से कम 40 से 50 क्लास में हो पाएगा आयकर इनकम टैक्स को। अगर हम लोग करेंगे, हम लोग पूरा करेंगे, अच्छी तरीके से करने वाले हैं आयकर को और कॉस्ट अकाउंट को। पूरी की पूरी क्लास विधि मतलब कि आप लोगों को अच्छी तरीके से मिलेंगी, फ्री में मिलेंगी। बस इसी प्रकार से आप लोगों को मेरे चैनल को देखते रहना है और विजिट करते रहना है। आप ही लोगों के लिए ये सारी क्लासें मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, बस आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं उसी प्रकार से आप लोगों की क्लास भी ले लूँगा। डेप्रीसिएशन की क्लास भी आएगी, जैसे आज आप लोगों के लिए आयकर की क्लास आई, उसी प्रकार से डेप्रीसिएशन की भी आएगी, इंश्योरेंस की भी आएगी। इस प्रकार से आगे क्लासें आती रहेंगी आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहना है और शेयर भी जरूर करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनिवासी व्यक्तियों की जो है कर मुक्त सीमा बताई गई है कि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि 2.5 लाख होगा, 2,50,000 होगा, 1,60,000 होगा, या फिर 2,20,000 होगा। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर होगा हम लोगों का अनिवासी व्यक्ति के लिए होगा हम लोगों का 2,50,000 रुपये जो होगी वो कर मुक्त सीमा होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि कर निर्धारण वर्ष, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए भारत में निवासी अति वरिष्ठ, मतलब कि एक होता है वरिष्ठ जिसकी आयु 60 से 80 के बीच में होती है, उसे बोलते हैं हम लोग वरिष्ठ नागरिक, और एक होता है 80 के एबव में, उसे बोलते हैं अति वरिष्ठ नागरिक। तो अति वरिष्ठ नागरिक के लिए कर मुक्त सीमा पूछी गई है, तो वो होती है 2.5 लाख होती है, 4 लाख होती है, 3 लाख होती है, या फिर 5 लाख होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि उसकी सीमा जो होती है वो कितनी होती है। ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे ज़रूर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए एक महिला भारत में निवासी तथा जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक परंतु 80 वर्ष से कम है के लिए कर मुक्त सीमा क्या होगी? 1,90,000, 2,40,000, 3 लाख होगी, या फिर 3,50,000 होगी। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसकी जो सीमा होगी वो 3 लाख रुपए होगी। तो 16 में का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है। आयकर विभाग जो होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क अंडर, किसके अंडर में वर्क करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के, या फिर प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड के अंदर, या फिर मुख्य आयकर कमिश्नर के। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो वो करता है, जो आयकर विभाग नियंत्रण में काम करता है, तो वो करता है प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसी को बोलती है CBDT, इसी को बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि आयकर अधिनियम में व्यक्ति से अभिप्राय है। आयकर अधिनियम में व्यक्ति से क्या अभिप्राय होता है? आयकर पर किस पर लगता है? मैंने आप लोगों को बताया है कि व्यक्ति भी हो सकता है, हिंदू अविभाजित परिवार भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, स्थानीय सत्ता भी हो सकती है। तो व्यक्ति से मतलब होता है हम लोगों का, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयकर में जो होता है वो इन सबकी पर टैक्स भी लगाया जा सकता है। जिसकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक होगी उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि विभिन्न शीर्षकों की आय का योग क्या कहलाता है? सकल कुल आय कहलाता है, कुल आय कहलाता है, कर योग आय कहलाता है, या फिर समायोजित आय कहलाता है? तो उसी को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का नहीं, अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति है जिसकी आयु निम्नलिखित में से होती है, निम्नलिखित से अधिक होती है। तो वो 60 वर्ष होती है, 65 वर्ष होती है, या फिर 80 वर्ष होती है। तो 80 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति होते हैं वो अति वरिष्ठ में होते हैं, और जो 80 से कम में होते हैं वो वरिष्ठ में आते हैं। उसके बाद हम लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन है कि गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। गत वर्ष सदैव समाप्त होता है, वो कब समाप्त होता है? वो 31 मार्च को समाप्त होता है, 30 जून को समाप्त होता है, 30 अप्रैल को समाप्त होता है, या फिर 30 दिसंबर को समाप्त होता है। तो गत वर्ष जो समाप्त होता है, चाहे कोई वर्ष हो, वित्तीय वर्ष होगा, तो वो हम लोगों का 31 मार्च को समाप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 में का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इनकम टैक्स के एमसीक्यू किए हैं, जो आप लोगों के लिए, आप लोगों को कैसे लगे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की क्लास आप लोगों के लिए कितनी अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को पूरा डिस्कस किया है और उसी से सारे के सारे एमसीक्यू, ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं है जो आप लोगों को मैंने ऊपर क्लियर ना किया हो और आप लोगों के यहाँ पे आ गया हो। तो इसी प्रकार से हम लोग 1 बाय 1 क्लास को करेंगे।